हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। तो जो हमने BPCS 186 का जो गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ निकाली है उसका ये लास्ट पार्ट है आज। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने ख़त्म कर दिए हैं और आपको PDF भी दे दिया, आप उससे देख के पढ़ सकते हो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यानी कि इसमें अथवा भी दे रखे हैं, जैसे कि ध्यान से क्या लाभ हैं या फिर परलैखिक ध्यान क्या होता है, इनको देख सकते हैं। आते हैं पतंजलि, इसका उत्तर देखते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में 7वां अवयव होने के कारण ध्यान को चेतना के निरंतर एवं अनवरत प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान साधना भारतीय अध्यात्म का विशेष वैज्ञानिक पहलू है। यानी कि जो है ध्यान साधना भारतीय आध्यात्मक जो आध्यात्मक का जो विशेष है उसका वैज्ञानिक पहलू है, जिसके साधन अपने अंदर विद्यमान सूक्ष्म रहस्यों को जाना जा सकता है। यह सब कुछ मन की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। मन की शक्तियों को अपने जीवन में उजागर करने के लिए हम जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वही ध्यान साधना होती है। यानी कि जो हम अपने मन की जो शक्तियां हैं उन्हें जीवन पर उजागर करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वही ध्यान साधना होती है। ध्यान योग की ध्यान और योग आपस में समान हो सकते हैं, इनको हम समान तरीके से पढ़ सकते हैं। तकनीक के रूप में ध्यान का उपयोग तनाव से निपटने के लिए किया जा सकता है। संस्कृत के लिए ध्यान और अंग्रेजी के लिए मेडिटेशन शब्द है। इसे जागरूकता की आंतरिक स्थिति प्राप्त करने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विश्रांति के लिए विचार के समय बिताने के लिए मन को शांत करने के जैसा जो हम मैं बताता हूँ उसको अपनी भाषा में, ये किताबी भाषा है, उसको पढ़ लेना, कुछ काम आएगी, अच्छी बात है। जब क्या करते हैं हम अपने दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए सुबह या शाम जो भी हम पर फ्री टाइम होता है उसमें हम अपने दिमाग पे अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। यानी कि बिल्कुल शांत रह के अपने ईश्वर को याद करना या अपने जो हमने गलतियाँ करी हैं उनको समझना कि क्या गलती थी, इस तरह से। यानी कि बहुत शांत रहना, शांत स्वभाव बनाना अपना। ये नहीं कि उसमें भी हम ध्यान कर रहे हैं और हमारा ध्यान भटक रहा है कि मैंने आज ये नहीं खाया या मैंने आज ये नहीं करा, नहीं, कुछ नहीं। जो हम हो गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। हमें सिर्फ अब ध्यान केंद्रित करना है, कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा जो भी है, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करना है। उससे क्या होगा कि हम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, अब इसको देखते हैं क्या है। ध्यान के नियमित अभ्यास से दीर्घकालिक लाभ होंगे। यानी कि ध्यान जो है इंस्टेंट जो आपको लाभ नहीं दिखेगा, इसमें दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय में जाके आपको इसके लाभ दिखाई देते हैं। ध्यान मन की शक्तियों को नष्ट होने से बचाता है, परेशान व अशांत मन को शांत करता है, मन की एकाग्रता बढ़ाता है। ध्यान सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ध्यान में किसी एक बिंदु पर संकेंद्रण करना होता है। यानी किसी एक बिंदु पर हमें पूरा केंद्र रखना पड़ता है, पूरा ध्यान को आकर्षित रखना पड़ता है। एक बिंदु श्वास, कोई मंत्र, कोई शब्द या कोई वस्तु हो सकती है। हम किसी भी एक चीज़ का बार बार उच्चारण कर सकते हैं। कोई मंत्र हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रारंभ में मन के संकेंद्रण कठिन होता है, अतः शुरू करने वाले नए लोग केवल कुछ समय के लिए ध्यान करना प्रारंभ करें और बाद में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जब ये जो होता है ये बहुत कठिन कार्य होता है ध्यान केंद्रित करना, लेकिन इसको शुरुआत में आप 10 मिनट 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो और आगे आकर इसकी जो अवधि है बढ़ा सकते हो। अगला इसके देखते हैं जो इसके प्रकार हैं ध्यान के, उनको देखते हैं। अगला है इसका पहला प्रकार है परलौकिक ध्यान। इसमें एक मंत्र एक या निश्चित तरीके से बार बार एक शब्द का जाप सम्मिलित है। यानी कि किसी एक मंत्र या एक शब्द का बार बार जाप करते हैं हम 10 से 15 मिनट के बीच में या 15 से 20 मिनट के लिए अपने हिसाब से। अगला है चेतना ध्यान। इसमें मुख्य रूप से अपने विचारों के विषय में जागरूक होना सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से बिना विचलित हुए एक स्थान पर बैठना और गैर आलोचनात्मक रूप से अपने विचारों और संवेगों को ध्यान को देखना सम्मिलित है। ये चेतना ध्यान है। अगला है विपश्यना ध्यान। स्वयं को बदलने के लिए इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण होता है। यानी कि शरीर और मन के बीच संबंध बनाने के लिए विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगला है चक्र ध्यान, यानी कि अर्थात पहिया ध्यान बोल सकते हैं इसको। हमारे शरीर में विभिन्न ऊर्जा केंद्र और सामर्थ्य है जो प्रकृति में आध्यात्मिक और है, और इससे इन्हें चक्र या पहिया के रूप में
संदर्भित किया जा सकता है। कुछ 7 ऐसे चक्र हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों में स्थित हैं और एक रंग द्वारा दर्शाए गए हैं। इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य इन चक्रों में संतुलन लाना है। ठीक है। निर्देश ध्यान, इसमें क्या होता है, जैसा कि इस ध्यान के नाम से पता चल रहा है, अक्सर एक निर्देश होता है जो हमें ध्यान प्रक्रिया में सहायता करता है। किसी एक निर्देश के बारे में सोचना या एक निर्देश को ध्यान में रखकर हमें किसी एक मंत्र का उच्चारण बार बार करना, इस तरह से। अगला है स्नेह में करुणा ध्यान, है ना। इसको देखते हैं। इस ध्यान में दूसरों के प्रति प्रेम और दया का प्रदर्शन सम्मिलित है। व्यक्ति को सीधे लेकिन आरामदायक स्थिति में शांत बैठने की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसे कुछ गहरी सांसें लेने और अपने आप को उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। ध्यान न केवल तनाव को कम करता है बल्कि यह दुश्चिंता को प्रबंधित करने, भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आत्म जागरूकता बढ़ाने, ध्यान की अवधि बढ़ाने आदि में भी सहायता कर सकता है। शुरू में इसका अभ्यास 3 दिन में एक बार या कुछ मिनटों से किया जा सकता है और बाद में अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब ध्यान के लाभ देखते हैं। पहला है श्रेष्ठ मन और स्वस्थ शरीर। ये 2 हमने मतलब पॉइंट लिए जिन पे हम इसका वो करेंगे, लाभों की चर्चा करेंगे, है ना। तो श्रेष्ठ मन में देखते हैं पहले। मानसिक शक्ति एवं केंद्रित विचार को बढ़ाता है। स्मृति, अधिग्रहण और पुनः स्मरण को बढ़ाता है। बेहतर संज्ञात्मक कौशल एवं सृजनात्मक चिंतन कर सकता है। बेहतर निर्णय या समस्या समाधान करने की क्षमता डेवलप करता है। बेहतर सूचना संसाधित प्रक्रिया, है ना। और विकर्षण को दूर करने में सहायता करने में सक्षम रहता है इंसान। फिर अगला स्वस्थ शरीर, प्रतिरक्षा तंत्र एवं ऊर्जा स्तर में वृद्धि करता है। श्वास और हृदय दर में सुधार करता है। रक्तचाप कम करता है। बेहतर आयु काल, हृदय और मस्तिष्क की समस्याओं को कम करता है। पूर्व रोजधर्म एवं रजोनिर्वित विकारों को कम करता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ध्यान के बारे में हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। यानी कि योग जो हम योगा करते हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। योग स्वस्थ जीवन का एक तरीका है जिसका उद्भव भारत में हुआ। अब इसे विश्व भर में विज्ञान की शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ना। पाश्चात्य संस्कृत भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम की एक स्वस्थ शैली के रूप में स्वीकार कर रही है। यद्यपि योग की उत्पत्ति कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है, परंतु लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। एक सामान्य जन के लिए योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान में के अभ्यास आते हैं जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से चुस्त और भावनात्मक रूप में संतुलित रखते हैं। योग अंततः व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए आधार तैयार करता है। सार के रूप में कहें तो आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग का प्रयोग जो है वो आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलित है जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मनुष्य आत्मा और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करके स्वयं का यानी कि आत्म का साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, है ना। योग्य अभ्यास साधना का उद्देश्य सभी प्रकार के दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता या स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामंजस्य का अनुभव कर सके, है ना। अब आते हैं योग के आधारभूत तथ्य क्या हो सकते हैं। भगवत गीता के व्याख्याकारों द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के योगों पर बल दिया गया है। पहला है भक्ति योग। इस योग को उपासना के रूप में बताया गया है। इसमें ईश्वर का अनंत एवं सुधमुर स्मरण सम्मिलित है। अगला है कर्मयोग, निष्काम कर्म योग। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ कार्य बिना परिणाम की इच्छा के लिए किए जाते हैं। मतलब कि जो है
कार्य बिना परिणामों की इच्छा किए जाते हैं। आत्मबोध के आदर्श मार्ग के रूप में बहुत से लोग इस पर बल देते हैं। अगला है ज्ञान योग। इसमें क्या है, ज्ञान योग स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। अब देखते हैं आगे। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों कारकों का एक अद्वितीय संयोग है। केवल एक समर्थ गुरु यानी कि अध्यापक ही योग्य साधक को उसे आवश्यकता अनुसार आधारभूत योग सिद्धांतों का सही संयोजन करा सकता है। एक चौथा प्रकार भी है जो पतंजलि द्वारा सामने रखा गया था, जिन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अष्टांग योग अर्थात सामर्थ्य योग का परिचय दिया। इस योग में शरीर की एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में गतिशीलता सम्मिलित है। अब ये जो है हमने इसका एक डायमेंशंस दी हुई हैं, यानी कि आयाम दिए हुए हैं इसको, ये बाई ग्राफ इन्होंने या फिर बाई पिक्चर शो किया हुआ है। आप भी ऐसा एग्जाम में कर सकते हो अच्छी प्रेफरेंस के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जो है सिर्फ 2 आवर्स का है, यानी कि 120 मिनट का है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा। ठीक है, तो आते हैं आसन के प्रकार। ये आपको मेरे ख्याल से पता ही होंगे, तो मैं नाम पढ़ देता हूँ, उनकी डिटेल आप इसमें से देख के ले सकते हो। तो पहला है पद्मासन, है ना, इसमें ये इसकी डिटेल दी हुई है कैसे करते हैं, है ना। फिर अगला है सुखासन, फिर है सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, ब्रजासन, है ना, त्रिकोणासन, भुजासन, प्राणायाम, सबसे कॉमन तो प्राणायाम ही है ना। इस तरह के योग हैं, इनसे की सब कुछ पूरी डिटेल, इनकी जो अनुलोम विलोम ये भी ये भी बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा, रामदेव बाबा करते रहते हैं टीवी पे, है ना। इनको सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेना आप, वो सही रहेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप भी उसके देख नहीं पाओगे पूरा, और आपकी भी इच्छा ख़त्म हो जाती है ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना, जब ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अगला है तनाव। अच्छा 1 मिनट, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तनाव से राहत दिलाने के लिए किए जाने वाले व्यायाम को समझाइए। तनाव से राहत दिलाने वाले व्यायाम है, उनको समझाना है बस। तो ऑलमोस्ट सारी तनाव है व्यायाम है जो तनाव से दूर करते हैं। तनाव क्या होता है कि हम किसी भी एक बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दर्ज करते हैं, यानी कि लगातार किसी चीज़ को सोचते रहते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है, कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो तनाव से वो लगभग सभी व्यायाम जो हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ व्यायाम ऐसे भी हैं जो स्पेशली तनाव के लिए ही बने हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तनाव से राहत दिलाने के लिए निम्नलिखित व्यायाम है, इसे गंभीरता से लें। जैसा कि हमारा पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है कि अपने सामने किसी विशेष बिंदु को देखें, अपनी आंख बंद करें, एक सुखद जगह या अपने जीवन के एक सुखद क्षण की कल्पना कीजिए कि हम कुछ क्षणों के लिए वहाँ हैं। गहरी सांस लें और धीरे से सांस छोड़ें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। अपनी मांसपेशियों को आराम अनुभव कीजिए, क्योंकि तनाव हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। लगभग 5 से 10 मिनट तक सांस लेने का व्यायाम करते रहें। अपने किसी एक लक्ष्य के या विषय के बारे में या किसी कठिनाई के बारे में सोचें जिसका हम सामना कर रहे हैं। उससे संबंधित एक सकारात्मक आत्म संवाद कीजिए। जो बात है जो हमें परेशान कर रही है उससे रिलेटेड आत्म संवाद करना है। अपने आप को आश्वस्त कीजिए कि हम अपने मन में प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे या हमारे द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को दूर करने में सक्षम होंगे। अपने जीवन की सुखद जगह या खुशी के पल की कल्पना कीजिए कि हम कुछ क्षणों के लिए वहाँ हैं। इस तरह से यह 25 से 1 तक पीछे की ओर उल्टा गिने, यानी कि उल्टी गिनती गिने। अपनी हथेली को आपस में रगड़ें और अपनी आँखों पर रखें। अपनी आँखें धीरे से खोलें। इस तरह की जो ये व्यायाम है, एक्सरसाइज है, ये हमें तनाव से दूर करने में हेल्पफुल रहती हैं। अगला देखते हैं, तनाव प्रबंधन के अंतर्गत अंतर्व्यक्तित्व कौशल का वर्णन कीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक और है, संचार क्या है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम देखते हैं। और मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट होंगे इसमें से, तो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उतना ही देख लेते हैं अभी। तो है, तनाव प्रबंधन के अंतर्गत अंतर्व्यक्तित्व कौशल का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, संचार क्या है, इसकी सांस्कृतिक बाधाओं को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें अथवा है
आत्म जागरूकता से आप क्या समझते हैं? इसका एक और अथवा है, संवेगात्मक बुद्धि के घटकों के बारे में बताइए। इसका अथवा और है, द्वंद्व समाधान रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम क्या हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में यदि अंतर्व्यक्तिक संबंध यानी कि आपसी रिश्ते जैसे कि माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्रता का संबंध और पति पत्नी के आपसी संबंध विश्वास पर आधारित नहीं हैं, संबंधों में सहजता नहीं है, दिखावा या बनावटीपन अधिक है, तो यह अनुभूति व्यक्ति को निरंतर शंका और अविश्वास में रखती है। यानी कि यह स्थिति जो होती है आपसी संबंधों में, ये व्यक्ति के अंदर हमेशा शंका या फिर अविश्वास की जो प्रवृत्ति है उसको बनाए रखती है। अतः व्यक्ति निराशा और कुंठा से ग्रसित होता चला जाता है। व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में भी अंतर्व्यक्तिक संबंधों में कटुता और नाटकीयता के कारण व्यक्ति दबाव महसूस करता है और तनाव में आ जाता है। और नॉर्मल सी बातें ये भी। सत्य तो यह है कि व्यक्ति को यथार्थ और वास्तविकता के धरातल पर ही अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आकांक्षा का स्तर बनाएं ताकि स्वयं को तनावपूर्ण स्थिति से बचाते हुए सहज और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। तनाव की जो स्थिति है उसमें प्रभावी अंतर्व्यक्तिक कौशल होने से अन्य व्यक्तियों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने में सहायता मिलेगी और इससे संघर्ष में कमी और सकारात्मक संचार की अंतर्क्रिया हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव कम हो सकता है ना। एक केयर हैं ये अभी इसके इस विषय में चिंतक हैं जो इसमें अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार जो है अंतर्व्यक्तिक कौशल को उन व्यवहारों और गुणों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो व्यक्ति तब प्रदर्शित करता है जब वे दूसरों के साथ वार्तालाप में लीन होते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतर्व्यक्तिक कौशल को सीखा जा सकता है। जिस तरह से एक व्यक्ति तैरना या साइकिल चलाना सीख सकता है, लेकिन व्यक्ति की ओर से पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसको सीखने के लिए जैसे साइकिल या बाकी चीज़ों को सीख सकते हैं, वैसे भी हम इसको भी सीख सकते हैं, लेकिन इसको सीखने के लिए व्यक्ति की तरफ से पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि हम जो ऐसे सहायक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है प्रभावी संचार। अंतर्व्यक्तिक कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रभावी संचार विकसित करना है। संचार शब्द लैटिन शब्द संचार के बारे में बता रहे हैं। कम्युनिस्ट जो से लिया गया है। कम्युनिस्ट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान्य या साझाकरण। संचार को एक प्रतिक्रिया जो प्रकृति में निरंतर है और इसमें सूचना देने और लेने सम्मिलित है। यानी कि जो संचार है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रवृत्ति निरंतर यानी कि लगातार है और इसमें सूचना लेना व देना सम्मिलित है के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संचार प्रक्रिया में आवश्यक रूप से दो पक्ष होते हैं जो सूचना देने के साथ साथ सुनने में भी क्षमता रखते हैं। प्रतिक्रिया प्रभावी संचार का एक अभिन्न अंग है। जो संचार हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ सुना कहीं पे टीवी पे या रेडियो पे या कोई खबर सुनी, तो उसकी जो हम प्रतिक्रिया देंगे वो एक जो हम प्रतिक्रिया देंगे उसके बाद वैसा संचार है वो सफल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम न्यूज़ देख रहे हैं और वहाँ से हमने वही न्यूज़ पढ़ी या सुनी लेकिन हमारे कोई रिएक्शन ही नहीं है, इसका मतलब कि हमारा ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये है। अच्छा एक मिनट। हाँ, तो यही है। और जो संचार है मौखिक, शाब्दिक, लिखित है ना, किसी भी तरह का हो सकता है। अब देखते हैं सक्रिय श्रवण, जो मैंने बोला अभी ध्यान से सुनना। सक्रिय श्रवण वक्तव्य का पूरा ध्यान देकर सुनने को दर्शाता है ना। नीचे दी गई विधियों का पालन करके एक सक्रिय श्रोता बन सकते हैं। वो विधि कौन कौन सी हैं इनमें से मैं एक दो बता देता हूँ आपको, आप बाकी पढ़ सकते हो अपने आप। एक सक्रिय श्रोता होने के साथ आपको बात करना बंद कर सुनना शुरू करना होगा। आपको वक्ता अन्य व्यक्ति को है ना आरामदायक अनुभव कराने की आवश्यकता है। वक्ता को यह अनुभव कराने की ज़रूरत है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं और इस बात का पूरा ध्यान दे रहे हैं। वक्ता अन्य व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखे। इस तरह के जो लक्षण दिए हुए हैं 10 आपके 11 लक्षण दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, याद भी रख सकते हो। मैं PDF आपको मिल ही चुकी है इसकी, मैंने पुरानी 2 वीडियोज़ में डाल दी। और आपने अगर पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्लीज़ देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट में समझाया आपको क्या क्या है। ऐसे इस
जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो कोर्स है, ये इसमें ज़रूरत तो नहीं है हमें एक्सप्लेनेशन की, लेकिन अब आप लोगों के पास बुक ही नहीं पहुंची है तो आप कैसे पढ़ोगे। तो बाकी दोनों वीडियो भी देख लीजिए, इसके बाद फिर इसको देखिए। अगला है इसका तत्व अशाब्दिक व्यवहारों पर ध्यान देना, है ना। जैसे कि अशाब्दिक यानी कि हमारी जो आंगिक क्रियाएं होती हैं उन पर। संचार में यह महत्वपूर्ण है कि शाब्दिक व्यवहारों पर ध्यान दिया जाए। दूसरों के साथ साथ अपने स्वयं के शाब्दिक व्यवहार के विषय में संचेत रहना चाहिए। अशाब्दिक व्यवहार के चेहरे की अभिव्यक्तियों, इशारों या शारीरिक आंदोलनों के माध्यम से संवेग, संवेदनाओं, विचारों आदि की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। इसमें क्या बोल रहा है ये, जैसे कि हम कुछ बातें मुंह से तो बोलते हैं, जैसे हमें किसी बात से हम एग्री नहीं करते हैं तो हम उसके लिए मुंह से मना करेंगे, नहीं नहीं, लेकिन हमारी नहीं, एग्जाम्पल ठीक नहीं है ये। जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए, जैसे रिश्तेदार आते हैं हमारे घर में, आप सबके घर पे आते होंगे, और जब वो जाते टाइम विदा दे के जाते हैं, यानी कि पैसे दे के जाते हैं, गिफ्ट दे के जाते हैं, तो हमें औपचारिकता के लिए मना तो करना पड़ता है, लेकिन हमारी आंखें या हमारी जो अनुभूति होती है वो इस तरह की नहीं होती है कि हम मना कर रहे हैं। और इस बात को जो हमारे रिलेटिव हैं वो भली बुद्धि जानते भी हैं, तो वह ज़बरदस्ती दिखे जाते हैं, है ना। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। इसलिए हमें उसकी मौखिक और लिखित में तो होता ही नहीं, खैर मौखिक जो हमारा संप्रेषण होता है उसमें उसकी बातों के अलावा शारीरिक जो अवस्थाएं होती हैं, जो शारीरिक व्यायाम वो करता है, उन पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संचार अवरोधों का प्रबंधन करना। संचार की विभिन्न बाधाएं हैं जिन्हें प्रभावी ढंग से पहचानने और उनसे निपटने की आवश्यकता है। इन बाधाओं को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बाधाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। चेक करते हैं कैसे। तो जो ये है, शारीरिक बाधाएं क्या हो सकती हैं, विपेक्ष, अशांति, शोर, है ना। और मनोवैज्ञानिक में हो सकता है शाब्दिक बाधाएं, यानी कि जो हमने बोला वो शब्दार्थ बाधाएं, सॉरी, इसमें मतलब शब्द बोला कुछ गया है और उसका अर्थ कुछ और निकाला गया है ना, इस तरह से। यानी कि जो सेंटेंस है तो पूरा ना बोला गया हो, है ना, या फिर जो वाक्य बोला है, क्षेत्रीय विभिन्नता होती है। जैसे मान लो मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ और मैं साउथ इंडिया के किसी आदमी को अपनी नॉर्थ इंडिया के स्लैंग में कुछ बोलता हूँ, स्लैंग में, ना कि लैंग्वेज में, तो उससे क्या होता है कि उसके यहाँ उस स्लैंग में या उस वर्ड को कुछ और से डिनोट करते हो सकता है ऐसा, है ना। जैसे हमारे यहाँ भाई बोलते हैं, उनके यहाँ बिड़ू बोलते हैं मुंबई में, इस तरह से। सांस्कृतिक में आ सकता है भाषाएं। शारीरिक में है भौगोलिक दूरी। मनोवैज्ञानिक में है अवधारणात्मक विकृतियाँ और पूर्वाग्रह, है ना। और सांस्कृतिक में है उम्र, लिंग आदि जैसे जनसांख्यिकीय कारक। अगला है संचार का माध्यम। शारीरिक में है संचार का माध्यम, और मनोवैज्ञानिक में है कई अर्थों वाले शब्द, और सांस्कृतिक बाधाओं में है रूढ़िवादी। ये इसी तरह से शारीरिक में और आते हैं, सूचना का अतिभार हो सकता है, संचार नेटवर्क का टूटना भी हो सकता है ना, इस तरह से। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में और हैं प्रतिस्पुष्टि का अभाव, है ना, या फिर पूर्ण धारणाएं या प्रभाव मंडल प्रभाव, संकीर्ण मानसिकता, ये सब हो सकते हैं। और इसमें सांस्कृतिक बाधाओं में भाषा, उम्र, लिंग आदि जैसे जनसांख्यिकी कारक हो सकते हैं। रूढ़िवादी, पूर्वाग्रह हो सकता है, इस तरह के। आगे बढ़ते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों को, संप्रेक्षण को संपूर्ण मतलब स्पष्ट करने के लिए कि हाँ वो पूरी तरह से हुआ या नहीं हुआ, यानी कि मैंने कुछ बोला तो वो बात आप तक पहुंची है और आपको समझ भी आई है, इस बात को दर्शाने के लिए कुछ तथ्य लिखे होंगे, इनको आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप इनको नहीं पढ़ते हो तो अपने हिसाब से भी आप बना के लिख सकते हो कि किसी संप्रेक्षण को, संप्रेक्षण का मतलब होता है कि बातों का आदान प्रदान, बातों का, विचारों का, ख्यालों का आदान प्रदान। जैसे कि मेरे मन में कुछ बात है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, मेरे मन में कुछ विचार आए, मैं उनको आपको बता रहा हूँ, और वो विचार आपको समझ भी आने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया अपनी भाषा में और आपको समझ ही नहीं आया, तो वो संप्रेक्षण नहीं होगा। संप्रेक्षण तो होगा लेकिन सफल संप्रेक्षण नहीं होगा। अगला है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। प्रतिपुष्टि क्या होता है, सेम चीज़ है, रिएक्शन। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति संप्रेक्षण करता है, तो जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, तो वक्ता द्वारा की गई बात को पर श्रोता की जो प्रतिपुष्टि आती है, यानी कि जो फीडबैक आता है, उसको इसमें दर्शाया गया है। अगला है व्यक्तिगत क्षेत्र। किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द एक काल्पनिक बुलबुले की संज्ञा दी जा सकती है, जो उस दूरी को दर्शाता है जिसे व्यक्ति दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते समय सहज अनुभव करता है। जैसा कि चित्र, अच्छा छोड़ो उसको, चित्र दिखाता हूँ आपको भी। ये दूरी है जहाँ जिस क्षेत्र में संप्रेक्षण हो रहा है, उसमें
कितनी डिस्टेंस है। जैसे आजकल तो हम फ़ोन पे संप्रेषण कर लेते हैं, अगला इंसान चाहे कई हज़ार किलोमीटर दूर से ही हम एक कॉल मिलाते हैं और हमारा संप्रेषण आसानी से हो जाता है। लेकिन जब हम शारीरिक अवस्था में यानी कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर जब बात करते हैं, तो अगर हम बहुत दूर खड़े होकर कुछ बातें करेंगे तो हो सकता है कि एक आधा शब्द मतलब कि समझने में या बोलने में गलती हो जाए। मैंने कुछ बोला, उस तक आवाज़ ठीक से नहीं पहुंची, इस तरह से है। ये देखिए शब्द, अब ये लोग ज़्यादा पास में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये वाला 1 मिनट, तो यहाँ पे संप्रेषण ज़्यादा सफल होगा। यहाँ पे संप्रेषण में आंगिक जो चेष्टा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो उसमें जो है कि मतलब संभावना होती है कि हमारा संप्रेषण जो है वो नकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि असफल भी हो सकता है इस वाले में। यानी कि ये वाला जो है ये, और ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसमें क्या है कि संप्रेषण सफल ही होगा, क्योंकि हम पहली बात तो एक दूसरे के इतने नज़दीक खड़े हुए हैं कि सब कुछ समझ में आएगा हमें, है ना। और दूसरी बात कि अगर नहीं भी आता है समझ तो फिर हम आंगिक चेष्टा समझ जाएंगे, ये होता है। अगला है आत्म जागरूकता। अंतर्व्यक्तिक कौशल आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक प्रासंगिक पहलू है ना। हो सकता है आत्म जागरूकता यानी कि हमें खुद से अवेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। अब जैसे कि हम इसका उदाहरण लेकर चलते हैं, इसमें दिया हुआ देखो जरा। इसमें क्या है कि जब हम दूसरों से बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि बातें आधी हो सकती हैं, अधूरी हो सकती हैं, है ना, या फिर उसने कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया हो, या फिर जिस व्यक्ति के द्वारा हम सुन के आए हैं और जिस व्यक्ति के बारे में सुन कर आए हैं उन दोनों के बीच में कोई आपसी द्वंद्व हो, जिसके कारण वह उसे बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहा हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि दूसरों द्वारा जो जाने की बातें होती हैं वो खुली स्पष्ट कम होती हैं और आधी अधूरी होती हैं, है ना। आधी अधूरी हो सकती हैं क्योंकि आधी बातें वो सुन के आया होगा और आधी बातें वो भूल भी गया होगा, और आधी बातें बताने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, और आधी बातें आपके समझने में ख़त्म हो गई होंगी, है ना। तो इतनी बड़ी बात में से आपको समझ में आएगा सिर्फ इतना। ये होता है दूसरों के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करते हैं जब, है ना। अब आते हैं कि अगर हम खुद के द्वारा करें तो क्या होगा। देखें, जब खुद से द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि अब हमारे सामने किसी की लड़ाई हो रही है या कुछ भी बात है, कोई किसी नेता का भाषण चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हम अब खुद साक्षात वहाँ पे प्रकट होंगे और पूरी बात को सुनेंगे, है ना। अब पूरी बात को सुनने के बाद हम किसी और को समझा पाएँ ना समझा पाएँ, पर हमारे दिमाग में वो सारी बातें एक तरह से सेव हो जाएंगी कि हाँ भी फलाने नेता ने ये बातें बोली थी हमसे, इस तरह से। तो हम क्या होगा, पूरी बात को, पूरे संप्रेषण को समझने में समर्थ रहेंगे। आजकल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि आपने राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी के या फिर अमित शाह के कुछ ऐसे यूट्यूब पर ऐसे बयान देखे होंगे जिनको देख के आपको हंसी आई होगी, लेकिन अगर आप उन सेम बयानों को पूरा सुनेंगे तो आपका जो सोचने का, सुनने का तरीका, मतलब जो विचार वो होगा, प्रतिक्रिया जो होगी आपकी वो पूरी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूरे जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात करना चाह रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि दूसरों द्वारा आप तक वो बात पहुंचाई गई है। उसमें हो सकता है कुछ एडिटिंग की गई हो सकता है सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया गया हो जो सुन के आपको हंसी आए, इस तरह से। इसका कहने का मतलब है कि आपको जो है मतलब कि आत्म जागरूकता जरूरी होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। अगले संवैगिक बुद्धि। संवैगिक बुद्धि को अंतर्वैयक्तिक कौशल का एक पहलू भी कहा जा सकता है, जो मानव तनाव से निपटने में सहायता कर सकता है। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं एक बारी, थोड़ा गलती होगी बोलने में। यह है सामवेगिक बुद्धि। सामवेगिक बुद्धि जो होती है इसमें अंतर्वैयक्तिक कौशल का एक पहलू भी, इसको जो है अंतर्वैयक्तिक कौशल यानी कि जो व्यक्ति के अंतर का होता है, यानी कि उसकी जो खुद का सेल्फ मेड होता है, उस कौशल का पहलू भी कहा जा सकता है, जो तनाव से निपटने में सहायता कर सकता है। सामवेगिक बुद्धि का वर्णन स्वयं है दूसरों की संवेग और संवेगों पर नियंत्रण करने, उसका निवेदन करने और उस सूचना का किसी की सोच व व्यवहार से मार्गदर्शन करने का उपयोग करने की क्षमता। जैसे कि हमने कोई बयान सुना तो उस पर जो हम क्षमता करते हैं ना, बोल रहा हूँ, उस पर जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया जैसे कि हमने कोई भाषण सुना, अब उसको सुन के गुस्सा आया। जैसे कि अब हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने किसान के लिए 3-4 नए कानून बनाए थे, उसको सुनकर जो किसानों की प्रतिक्रिया थी वो सकारात्मक नहीं थी, तो उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। वही चीज़ अगर जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको वह कानून पसंद थे तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो अलग थी। उसी तरह से जो है इंसान की जो खुद की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो सामवेगिक कौशल होता है, जो खुद की बुद्धि होती है, वो भी
तनाव से निपटने में सहायता कर सकती हैं। यानी कि जो चीज़ें उसको तनाव दे रही हैं, अगर वो उसको सोचने में, सुनने में, अपनी जो व्यू है देखने का, सुनने का, उसको बदलता है, तो सेम चीज़ उसको बेकार नहीं लगेगी। इस तरह से है। तो इसमें देखते हैं, संवेगों का अनुभव करने, विचारों की सहजता के लिए संवेगों का उपयोग करने, संवेगों को समझने और संवेगों का प्रबंधन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसने बोला है? ब्रेटेक और सेलोवी ने बोला 2006 में, अपनी किसी पुस्तक में बोला होगा, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है ना। अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता की 5 घटक बताए गए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। क्या है? पहला है सामाजिक कौशल। ये सामाजिक कौशल सकारात्मक अंतर्व्यक्तिक संबंधों को बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आत्म प्रेरणा दे सकते हैं ये। अगला है आत्म जागरूकता में सहायक होते हैं ये। इस तरह के पॉइंट दिए। दूसरा है स्वनियमित होते हैं, तदानुभूति होती है इनके अंदर, है ना। इस प्रकार किसी भी सामवेगिक बुद्धि को विकसित करने के लिए उपरोक्त घटक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि जो 4-5 घटक दिए हुए हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसके लिए? सामवेगिक बुद्धि, यानी कि खुद की बुद्धि जो होती है, हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, उसको विकसित करने के लिए इन तथ्यों की तदानुभूति करना आवश्यक होता है ना। उसे स्वयं जागरूकता बढ़ाने, आत्मनियमन करने, आत्म प्रेरणा, तदानुभूति रखना, सीखना और सामाजिक कौशल विकसित करने की आवश्यकता होगी। विभिन्न अवधारणाओं के बीच प्रासंगिकता और परस्पर संबंध को इंगित किया जाता है। इस प्रकार स्वयं में आत्म जागरूकता भी प्रासंगिक है ना। आता है द्वंद्वों का समाधान, यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ तक। देखते हैं इसको क्या है, मतलब जो अथवा करके थे ना, उसका लास्ट वाला पार्ट है ये। अंतर्व्यक्तिक टकराव प्रमुख रूप से अंतर्व्यक्तिक संबंधों को बाधित कर सकते हैं। कैसे? इस प्रकार जब अंतर्व्यक्तिक कौशल के विषय में चर्चा की जाती है तो अंतर्व्यक्तिक समाधान प्रासंगिक होते हैं। साधारण शब्दों में संघर्ष को 2 या अधिक दलों के बीच किसी प्रकार की असंगति के रूप में समझाया जा सकता है। यहाँ पार्टियाँ 2 या अधिक व्यक्ति, सहकर्मी, युगल, समूह या राष्ट्र भी हो सकते हैं। द्वंद्व समाधान उन विधियों को दर्शाता है जिसमें द्वंद्व से निपटना या उन्हें हल किया जा सकता है। द्वंद्व समाधान रणनीतियों में कुछ सम्मिलित हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा हो गई, यानी कि कंपटीशन हो गया, बचना या परहेज हो गया, है ना, सहयोग करना हो गया, समझौता हो गया, समायोजन हो गया। ये सब क्या है? इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ यह घटक दिए हुए हैं इसको समझने के लिए। प्रतिद्वंदिता जो है हमारे, है ना, ये द्वंद्वों के जो समाधान होते हैं इसके लिए। और सहयोग करना, समझौता करना, समायोजन करना, ये सब क्या है? इसके सहायक तत्व हैं। बस इतना सा हमारा पॉइंट है। इसको मैं आपके PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, पूरी करवा भी दी है मैंने ऑलरेडी। कुछ लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन करके ले भी लिया है, जिन्होंने नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है मैंने गूगल का ड्राइव का, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप आगे सारी वीडियोस मिल सकें आपको। अभी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो निकाली है, क्योंकि मैंने चैनल भी जल्दी में स्टार्ट किया है। लेकिन मैं अब एग्ज़ाम्स के बाद इनके जॉब के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जून गवर्नमेंट वाले, इसके बाद इनके जो है कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कि पर यूनिट की जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्क्राइब करूँगा अपनी खुद के सेल्फ प्रिपेयर नोट्स के साथ। और वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपको हेल्प मिले पढ़ाई करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।